हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न क्यू पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फॉर लैब टेक्नीशियन पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन से पैरामीटर की प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस में ज़रूरत नहीं पड़ती? ऑप्शंस हैं एसीपी, पीएसए, एएलपी, फ्री पीएसए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है एल्कलीन फॉस्फेटेज एएलपी, क्योंकि एएलपी तब इंक्रीज होता है जब बोन्स तक कैंसर पहुंचेगा। और प्रोस्टेट कैंसर के केस में ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो हमारे बोन्स तक ये कैंसर पहुंचे। ठीक है, और प्रोस्टेट कैंसर में होता क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है, यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्क्रीन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन? ठीक है, तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्रोमेटोग्राफी क्या है? इसे हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, एचपीएलसी। ठीक है, ये एक्यूरेट डायग्नोसिस करता है जितने भी टाइप की हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं। ठीक है, या फिर ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए भी हम एचपीएलसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू आइडेंटिफाई एनी इरेगुलर और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो चलिए, रेटिकुलोसाइट आर डिक्रीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अनीमिया? इनमें से किस टाइप के अनीमिया में रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं? ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स आर द इमेच्योर आरबीसीज जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सही जवाब है एप्लास्टिक अनीमिया। ये एक बोन मैरो डिसऑर्डर है जिसकी वजह से यंग रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, या फिर जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन जो है वो एक तरह से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो हमारा अगला सवाल है, किस टाइप का ट्यूमर है जिसका लिमिटेड ग्रोथ है? ठीक है, और वो इजीली ट्रीटेबल है। ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट इजीली पॉसिबल है। तो इसका सही जवाब है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो है वो मेटास्टेटाइज नहीं कर पाता है, वो जिस जगह पे भी वो ट्यूमर होगा वो वहीं पे रह जाता है। और एक बार अगर हम इस ट्यूमर को निकाल लें तो ये फिर से ग्रो नहीं होते जनरली। ठीक है, और जो इसका ऑपोजिट है दैट इज मेलिनेंट ट्यूमर, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो मेटास्टेटाइज करता है, जो दूसरे ऑर्गन्स तक ट्रैवल करता है। ठीक है, और आसपास के जितने भी नेबरिंग सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हर्ड इम्यूनिटी किस में नहीं देखा जाता? ठीक है, इसका सही जवाब है टेटनस। जब हम हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और टेटनस जो है वो लोगों के कांटेक्ट से नहीं फैलता है, वो फैलता है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट बैक्टीरिया की वजह से, दैट इज क्लॉस्ट्रोडियम टेटनी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आप सभी से एक सवाल है कि क्या कोविड में, जो कोविड वायरस अभी चल रहा है, इसमें हर्ड इम्यूनिटी देखी जाएगी या फिर ये हर्ड इम्यूनिटी का एक पार्ट नहीं होगा? ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस द कन्वर्जन ऑफ। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में किसका कन्वर्जन होता है? ठीक है, इसका सही जवाब है, इसमें पायरूवेट टू ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का डेफिनेशन अगर हम देखें तो जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि अमाइनो एसिड, पायरूवेट, लैक्टेट, इनका फॉर्म होना टू ग्लूकोज या फिर इनका कन्वर्ट होना इनटू ग्लूकोज, तो ये कब होता है? जब स्टार्वेशन की कंडीशंस होती हैं या फिर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मलेरियल पैरासाइट जो है इनको हम कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर? मतलब कल्चरिंग मीडिया क्या है फॉर मलेरियल पैरासाइट्स? का सही जवाब है आरपीएमआई 1640, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट 1640 मीडियम। ठीक है, ये मलेरियल पैरासाइट को कल्चर करने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। ठीक है, और जितनी भी प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ हैं उनको ये मीडिया कल्चर करता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 58। जनरली ग्लाइकोसूरिया जो है कब होता है? ठीक है, ऑप्शंस आर 100 mg पर डेसीलीटर, 50 mg पर डेसीलीटर, 180 mg पर डेसीलीटर, 125 mg पर डेसीलीटर। तो इसका सही जवाब है 180 mg पर डेसीलीटर।
क्यों? ग्लाइकोसूरिया जो है ये तब होगा जब ब्लड शुगर लेवल जो है हमारा 180 mg/dl से ज़्यादा होगा, ठीक है। और ग्लाइकोसूरिया का मतलब है ग्लूकोज प्रेजेंट इन द यूरिन, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ग्लूकोज जो है वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा है, बट अगर जो रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है, वो 180 mg/dl से ज़्यादा क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। ओके इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 59। मॉर्फोलॉजिकली डायग्नोस्टिक फीचर क्या है कैंसर सेल्स का, ठीक है। तो कैंसर सेल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, उनके सेल का शेप वगैरह देख के या फिर उनके सेल डिवीजन का तरीका देख के। तो इसका सही जवाब है इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी। तो उनका सेल डिवीजन जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है। और जनरली कैंसरस सेल्स जो हैं मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, उनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा होता है, इरेगुलर साइज और शेप होगा, न्यूक्लियोलॉली जो है वो जो है वो प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं नॉर्मल सेल्स कैसे होते हैं और कैंसरस सेल्स कैसे नज़र आते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स को किस इक्विपमेंट में एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, उनको एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ करते हैं। जो वायरस हैं, एटम्स हैं या फिर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए और उनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको देखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कोरोना वायरस है ये भी बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर है जिसको कि हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही हम इसकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो वहीं से हमें पता चला कि कोरोना वायरस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो एक डोनर जो है वो कितनी देर में फ्लूइड रिप्लेनिश कर लेता है ब्लड डोनेशन के बाद, ठीक है। फ्लूइड रिप्लेनिश की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेड ब्लड सेल्स की नहीं बात कर रहे हैं। फ्लूइड कितनी देर में रिप्लेनिश हो जाता है उसका, ठीक है, बॉडी फ्लूइड जो है। तो इसका सही जवाब है 3.24 आवर्स। और यहाँ फ्लूइड की बात की गई है और जो आरबीसीज हैं वो 4 से 8 वीक्स में रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। इंडिकेशन फॉर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, मतलब कब ज़रूरत पड़ती है प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट को ट्रांसफ्यूज करने की, किस केस में, ठीक है। तो ऑप्शन हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इडियोपैथिक ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा, रिप्लेसमेंट इन एनीमिक पेशेंट्स, अनट्रीटेड डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। तो इसका सही जवाब है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, मतलब कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाना, ठीक है। तो जब भी प्लेटलेट्स की कमी होगी तब हम प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स जो हैं वो जनरली ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको इन टर्म्स को ध्यान रखना है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, ल्यूकोसाइटोपेनिया क्या होता है, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 63। क्रॉस मैचिंग जो है वो इनकम्पैटिबिलिटीज़ डिटेक्ट करता है बिटवीन किसके बीच में, ठीक है, रेसिपिएंट के बीच में, या फिर कोई इनकम्पैटिबिलिटी डिटेक्ट ही नहीं होती है, या फिर डोनर के बीच में, ठीक है, या फिर डोनर और रेसिपिएंट इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसका सही जवाब है डोनर और रेसिपिएंट के बीच में जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं वो डिटेक्ट करने के लिए हम क्रॉस मैचिंग करते हैं, ठीक है, जो कि हमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में नहीं पता चलता। तो इसमें क्या है कि जो इरेगुलर एंटीबॉडीज़ है वो हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, मेजर एंड माइनर क्रॉस मैच, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको मेजर क्रॉस मैच दिखा रहे हैं जिसके अंदर हम पेशेंट का सीरम और डोनर का रेड ब्लड सेल लेते हैं। इन माइनर क्रॉस मैच हम पेशेंट जो है उसका रेड ब्लड सेल और डोनर का सीरम लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे, ठीक है। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर ना तो एंटी ए होता है ना ही एंटी बी, ठीक है। इन दोनों मतलब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, दैट इज़ ए बी, ठीक है। जो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी है उनके बॉडी में ना तो एंटी ए प्रेजेंट होगा ना ही एंटी बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं तो जो जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा तो उनके बॉडी में जो है वो एंटी ए प्रेजेंट होता है, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके बॉडी में जो है वो एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी इसको आप और अच्छे से समझने के लिए चार्ट देख सकते हैं जो कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिसे कि आप इजीली समझ सकते हैं। इसके साथ अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 65। होल ब्लड को हम किन तीन चीज़ों में सेपरेट करते हैं,
ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो बताना है कि हम इन तीन चीज़ों को सेपरेट करते हैं, उनके अलावा यहाँ पे कौन सी चीज़ है जिसको हम सेपरेट नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब है वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। ठीक है, तो ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं उनको तीन पार्ट्स में सेपरेट करते हैं। पहला है हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और तीसरा है हम जो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेन चीज़ें हैं जो कि हम सेपरेट करते हैं। बाकी इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे कि तीन पार्ट्स हैं और उनको कितने कितने डिग्री पे स्टोर किया जाता है, ये भी। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। जो मैंडिबुलर नर्व है वो कहाँ से पास होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है फोरामेन ओवेल। ठीक है, मैंडिबुलर नर्व जो है वो पास होता है फोरामेन ओवेल से, और ये जनरली इंफ्रा टेम्पोरल जो फोसा है उसके अंदर से निकलता है। ठीक है, एंटर करता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के थ्रू। ठीक है, और फिर पास करता है फोरामेन ओवेल को इन द स्फेनॉइड बोन, इन लाइक ये फेशियल बोन में से एक है। ठीक है, इन द स्फेनॉइड बोन। ये आप पिक्चर में अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कि जो मैंडिबुलर नर्व है वो किस तरह से जो फोरामेन ओवेल है उसके थ्रू पास कर रहा है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। जो जेरोटास फेशिया है ये थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कवर करता है किस पार्ट को, वो हमें बताना है। ठीक है, तो जेरोटा फेशिया किस पार्ट को कवर करता है? ऑप्शन है किडनीज, लिवर, थायराइड एंड एड्रिनल्स। तो इसका सही जवाब है किडनी। ठीक है, तो जो किडनी का जो आउटर लेयर होता है, इसको हम रीनल फेशिया भी कहते हैं, उसको कवर करता है ये। ठीक है, जेरोटास फेशिया जो है वो किडनी के आउटर लेयर को कवर करता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो आउटर लेयर है उसको कवर कर रहा है किडनी के, जेरोटास फेशिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन या फिर HbA1c एस्टिमेशन जो है वो कितने दिन का एवरेज ब्लड ग्लूकोज बताता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 120 दिन। 120 दिन इस वजह से क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन की होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं जो कि वो हीमोग्लोबिन जिसके साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन ही 120 डेज तक है, तो तभी का एवरेज हमें बता सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69। इनमें से कौन सा फॉल्स रिब्स है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है रिब नंबर 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो 8, 9, 10 पेयर क्या है, ये फॉल्स रिब्स हैं और ये स्टर्नम को जॉइन नहीं करते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल रिब्स हैं वो सभी स्टर्नम को जॉइन करते हैं, और ये क्या है, लेकिन 8, 9, 10 जो है वो सेवन्थ रिब के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसी के साथ फ्लोटिंग रिब्स भी कई बार पूछा जाता है कि फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन से हैं, तो फ्लोटिंग रिब्स हैं 11th एंड 12th पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रू रिब्स हैं, कौन से फॉल्स रिब्स हैं और कौन कौन से फ्लोटिंग रिब्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मैक्रोसाइट्स जो हैं वो किस में ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, तो मैक्रोसाइट्स जो हैं वो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इमेच्योर ग्रोथ होती है। ठीक है, और ये मेगलोब्लास्टिक अनीमिया जो है ये B12, विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इस वजह से इन्हें हम फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71। फॉर स्टरलाइजिंग एन ऑपरेशन थिएटर डैश गैस इज यूज्ड। ठीक है, तो कौन सा गैस इस्तेमाल होता है OT को स्टरलाइज करने के लिए? ठीक है, ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूटरल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका सही जवाब है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट करता है। ठीक है, अमीनो एसिड और सल्फहाइड्रिल ग्रुप्स को अल्कलेट करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 72। VR मीडियम, फुल फॉर्म इज वेंकट रमन रामकृष्णन मीडियम, ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीडिया है एक जो कि हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है इकोलाई, स्टैफ ऑरियस, साल्मोनेला टाइफी एंड विब्रियो कॉलरा। इसका सही जवाब है विब्रियो कॉलरा। ठीक है, जो VR मीडियम है ये विब्रियो कॉलरा के लिए एज अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ किया जाता है, जनरली फीसिस के लिए। ठीक है, फीसेस के लिए एज अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ किया जा सकता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये किस तरह का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई नहीं है?
ठीक है, नहीं है वो बताना है हमें। तो ऑप्शन है क्लॉस्ट्रीडियम, बॉडीटेला, कॉर्नीबैक्टीरियम एंड नोकार्डिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बॉडीटेला। और अगर आपको बॉडीटेला की स्पीशीज़ के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बॉडीटेला क्या है, ये एक स्मॉल जीनस है ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई का फिलम प्रोटियोबैक्टीरिया। ओके, इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। Which of the following is a routine culture method employed for bacterial isolation? ठीक है, तो कौन सा रूटीन कल्चर मेथड है जो बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं स्ट्रीक कल्चर, स्ट्रोक कल्चर, स्टैब कल्चर, लॉन कल्चर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है स्ट्रीक कल्चर। स्ट्रीकिंग कल्चर क्या करता है, ये हमें प्योर कॉलोनीज ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि किस तरह से स्ट्रीकिंग कल्चर जो है वो मतलब किस तरह से स्ट्रीक किया जाता है। ठीक है, और कितनी % एफिशिएंसी होती है हर टाइप के स्ट्रीकिंग में। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। द लीवाइट मेथड इज़ यूज्ड फॉर एसेसिंग। तो लीवाइट मेथड जो है वो क्या एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं हम? ठीक है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, या फिर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, इसका सही जवाब होगा क्लॉटिंग टाइम या फिर कोगुलेशन टाइम। ठीक है, तो ली एंड वाइट मेथड में क्या करते हैं, जो वीनस ब्लड है उनको हम ट्यूब्स में लेते हैं। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड बोर में, मतलब एक ट्यूब जिसका कि एक स्टैंडर्ड बोर होता है उसके अंदर हम लेते हैं और उसको बॉडी टेम्परेचर पे रखते हैं एंड हम टाइम नोट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब लर्न क्यू फॉर मोर वीडियोस। और उम्मीद करता हूँ आपको MCQs फॉर लैब टेक्नीशियंस पार्ट 3 पसंद आया हो। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लर्न क्यू को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।